नमस्कार प्यारे दोस्तों। एक 21 वर्षीय युवक ने जब 70 वर्षीय करोड़पति महिला से शादी की, लेकिन 7 दिन बाद वह हैरान रह गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने क्या किया? तो दर्शक बंधुओं, इस रहस्यमय कहानी को शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और इस रहस्यमय कहानी को पूरा सुने, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए दर्शक बंधुओं, इस रहस्यमय कहानी को शुरू करते हैं। सौरभ मेहता एक 21 वर्षीय युवक जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी मां सरला देवी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर जल्द ही महंगा इलाज ना मिला तो उनके बचने की उम्मीद बेहद कम थी। दूसरी ओर उसकी 18 वर्षीय बहन नंदिनी, जिसने मुश्किल से एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया था, फीस न भर पाने के कारण पढ़ाई छोड़ने की कगार पर थी। सौरभ खुद कानून की पढ़ाई कर रहा था और साथ में एक मामूली सी जॉब करता था, लेकिन उसकी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। ऊपर से उसके पिता के समय का भारी कर्ज अब उसके सिर पर था। लेनदार की धमकियां रोज सुनने को मिलती थी। माँ की दवाएं उधार लेनी पड़ती और बहन के लिए किताबें खरीदना भी एक सपना सा लगता था। एक दिन जब सौरभ एक सस्ती चाय की दुकान पर खड़ा अपने जीवन की परेशानियों से में उलझा हुआ था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सामने देखा एक प्रभावशाली महिला, जिसकी उम्र लगभग 70 के करीब रही होगी। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। सफ़ेद रंग की महंगी साड़ी, हीरे की नफासत भरी ज्वेलरी और आंखों में गहरा आत्मविश्वास। सौरभ को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी हस्ती वहां क्या कर रही थी और उससे क्या चाहती थी। तुम्हारा नाम सौरभ मेहता है? महिला की आवाज़ गंभीर थी। तुम्हारी माँ सरला देवी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। तुम्हारी बहन कॉलेज में पढ़ रही है और तुम्हारे सिर पर भारी कर्ज है। सौरभ के हाथ में पकड़ा चाय का गिलास कांपने लगा। आप कौन हैं? उसने घबराते हुए पूछा। सुमित्रा देवी कपूर, महिला ने अपना नाम बताया। शायद तुमने मेरे बारे में सुना होगा। सौरभ को याद आया, कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज देश के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य में से एक। उनकी मालिक सुमित्रा देवी कपूर, अरबों की संपत्ति, हाई प्रोफाइल पार्टियां और अनगिनत विवाद। लेकिन इस समय वह यहाँ क्या कर रही थी और उसने इतनी निजी बातें कैसे जानती थी? आप मुझसे क्या चाहती हैं? उसने संदेश से पूछा। सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, शादी। सौरभ को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सुमित्रा देवी ने सपाट स्वर में कहा। सौरभ ने पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह मजाक था? 70 साल की एक अरबपति महिला एक 21 साल के युवक से शादी करना चाहती थी? यह कोई मजाक है? उसने विश्वास से पूछा। नहीं, सुमित्रा देवी का चेहरा गंभीर था। यह एक प्रस्ताव है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी माँ का पूरा इलाज कराऊंगा, बहन की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी और तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी। सौरभ को लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस मेरे कानूनी पति बनना होगा। शादी सिर्फ कागजों पर होगी, तुम्हारी जिंदगी पर कोई रोक टोक नहीं होगी, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। सौरभ के लिए यह एक सपने जैसा प्रस्ताव था, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर भी बैठ गया था। यह महिला जो देश की सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक थी, आखिर उससे शादी क्यों करना चाहती थी? क्या तुम्हें थोड़ा समय चाहिए? सुमित्रा देवी ने पूछा। सौरभ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह जानता था कि यह प्रस्ताव किसी जाल की तरह लग रहा है, लेकिन यह भी सच था कि अगर उसने हाँ कह दिया तो उसकी माँ को जिंदगी मिल सकती थी, बहन का भविष्य संवर सकता था और उसका पूरा जीवन बदल सकता था। लेकिन क्या यह इतना आसान था? उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। सुमित्रा देवी हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह प्रस्ताव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसके बाद वह धीरे से अपनी महंगी कार में बैठी और चली गई, लेकिन सौरभ के मन में हजारों सवाल छोड़ गई। क्या यह सौदा इतना आसान था या उसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? सौरभ को अब यह तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी 70 वर्षीय करोड़पति महिला सुमित्रा देवी कपूर से हो चुकी है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसने समझने का मौका ही नहीं मिला।
कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई रस्म में नहीं, बस कुछ कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुआ और कुछ गवाहों के सामने उसकी किस्मत बदल रही थी। अब वह इस भव्य हवेली का कानूनी मालिक नहीं तो कम से कम इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। जब सौरभ पहली बार हवेली में कदम रखता है तो उसकी आंखों में चौंध आ जाती है। यह कोई आम हवेली नहीं थी, बल्कि एक महल था। इतिहास की गवाही देता हुआ, समय की परछाइयों को समेटे हुआ, विशाल संगमरमर की दीवारों, ऊंचे ऊंचे खंभे जिन पर बारीक नक्काशी की गई थी और उन पर टंगे पुराने समय के झूमर जिनमें एक अब भी हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। दीवारों पर महंगे विदेशी चित्र लगे थे, कुछ राजा महाराजाओं के तो कुछ अजीब सी अमूर्त आकृतियों के। ऐसा लगता था मानो यह चित्र हवेली की कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हो। सौरभ आगे बढ़ता गया, उसकी हर एक कदम की आहट बड़ी भयंकर खामोशी में गूंज रही थी। फर्श पर पुरानी लेकिन कीमती ईरानी कालीन बिछी हुई थी। हवेली के भीतर एक अजीब सा ठंडापन था, जो सर्दी के कारण नहीं बल्कि किसी अनदेखे भय के कारण महसूस हो रहा था। सौरभ ने महसूस किया कि हवेली के कर्मचारी अजीब व्यवहार कर रहे थे। सबसे पुराना नौकर रघुनाथ लगभग 55 से 60 साल का था। झुकी हुई कमर, सूखी काया और झुर्रियों से भरा चेहरा उसकी आंखें में सहमी हुई लगती थी। जब भी सौरभ उससे कुछ पूछता तो वह जवाब देने से पहले इधर उधर देखता, मानो यह तय कर रहा हो कि कोई और सुन तो नहीं रहा। कमला हवेली की मुख्य सेविका बेहद कम बोलती थी। जब भी वह सौरभ के सामने आती तो सिर झुका लेती और जल्दी से काम निपटा कर चली जाती। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे सौरभ समझ नहीं पा रहा था। वह डर रहा था या फिर कोई गहरी उदासी। जिसके अलावा अन्य कर्मचारी भी बहुत औपचारिक और संयंत्र थे। कोई बेवजह सौरभ से बात नहीं करवाता। हवेली में जितने लोग थे उतने ही ज़्यादा खामोशियाँ थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही सौरभ को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने परेशान किया वह थी दूसरे मंजिल का एक दरवाज़ा। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक चौड़ा संगमरमर का सीढ़ीदार रास्ता था जो सीधे ऊपर की ओर जाता था। लेकिन जब भी सौरभ ने वहां जाने की कोशिश की, किसी न किसी नौकर ने उसे रोक लिया। ऊपर जाना मना है बाबूजी, रघुनाथ ने कहा। क्यों? सौरभ ने हिम्मत जुटाकर पूछा। रघुनाथ ने जवाब देने के बजाय सिर झुका लिया। दूसरे माले पर जाने वाली सीढ़ियों के ऊपर एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा था। वह गहरे काले रंग का था, मानो अंधेरे ने इसे घेर रखा हो। इस दरवाजे पर एक बड़ा सा लौह ताला लगा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे के ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जो हर वक्त उसकी निगरानी कर रहा था। सौरभ को यह देख कर झटका लगा। किस चीज़ की निगरानी की जा रही है? अगर दरवाज़ा बंद ही रखना था तो उसके ऊपर सीसीटीवी लगाने की क्या ज़रूरत थी? क्या इस दरवाजे के पीछे कोई रहस्य छिपा है? पहले ही दिन रात को सौरभ को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। घन घर घर थक थक। यह आवाज़ दूसरी मंजिल से आ रही थी। सौरभ उठकर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर जाने की कोशिश की, रघुनाथ आ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबूजी? सौरभ चौंक गया। रघुनाथ की आंखों में हल्का भय था। रात को यहाँ मत निकला करो, उसने कहा और धीरे धीरे वापस चला गया। लेकिन सौरभ को उस रात नींद नहीं आई। वह जानता था कि दूसरे माले के उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। सौरभ को धीरे धीरे पता चला कि यह हवेली पहले विक्रम कपूर नामक एक करोड़पति व्यवसायी की थी, जो 15 साल पहले एक रहस्यमय दुर्घटना में मारा गया था। कहा जाता था कि उसकी मौत इसी हवेली के अंदर हुई थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। क्या सुमित्रा देवी इस बारे में कुछ जानती है क्या? विक्रम कपूर की मौत किसी दुर्घटना का नाम थी या कि कोई साजिश? जैसे दिन बीत रहे थे, सौरभ को एहसास हो रहा था कि वह एक ऐसी पहेली में फंस चुका है जिसका हल निकालना आसान नहीं होगा। हवेली की दीवारें कुछ छुपा रही थी, पर सवाल यह था आखिर वह राज क्या था? रात का तीसरा पहर था। हवेली के विशाल झूमर की रोशनी बंद हो चुकी थी। बाहर तेज हवाएं पैरों को झकझोर रही थी, जैसे वे कोई गहरा रहस्य फुसफुसा रही हो। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, मगर सौरभ के दिल में तूफान उठ रहा था। उसने अभी भी सुना था कि सुमित्रा देवी उससे कोई बड़ा सच छुपा रही थी। वह अभी तक नहीं जानता था, लेकिन जब सच सामने आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी।
सौरभ का दिमाग चकरा गया। यह कौन सा सच था जिसने उसे अनजान रखा जा रहा है। वह बिस्तर पर लेटने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेचैनी उसके अंदर उफान मार रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पुकार रही हो। हवेली के अंधेरे गलियों में, पुराने लकड़ियों के फर्श पर पसरे रहस्यों में, और उस बंद दरवाजे के पीछे जो हमेशा लॉक रहा करता था, लेकिन इस समय उसकी जिज्ञासा सुमित्रा देवी के दफ्तर तक सीमित थी। जब हवेली के कर्मचारी गहरी नींद में थे तो सौरभ बिस्तर से उठा। उसने धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। धीमे कदमों से वह सुमित्रा देवी के निजी दफ्तर की ओर बढ़ा। उनकी ठहराव हवेली के पश्चिमी हिस्से में थी, जहां पुरानी लकड़ी की अलमारियां दीवारों से सटी खड़ी थी और एक बड़ा महोगनी का टेबल बीचों बीच रखा था। सौरभ ने दरवाजे पर हाथ रखा, यह खुला था। वह दबे पांव अंदर चला गया। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। अलमारियों में ढेर सारी फाइलें सजी थी, जिन पर मोटे अक्षरों में बिजनेस डील्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के नाम लिखे थे। मगर उसकी नज़र सीधे टेबल पर पड़ी। वहाँ कुछ पुराने दस्तावेज और एक मोटा लिफाफा रखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। भीतर से कुछ पुरानी तस्वीरें निकली। उन तस्वीरों में दो लोग खड़े थे, एक उसके पिता अमितेश मेहता और दूसरा विक्रम कपूर। सौरभ की आंखें तस्वीरों पर पड़ गई। पापा और विक्रम कपूर, उसने खुद से फुसफुसाया, मगर सौरभ के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। फिर उसने तस्वीरों के साथ रखे पत्रों को उठाया। यह विक्रम कपूर के लिखे हुए थे। पहले पत्र में लिखा था, सुमित्रा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे पैसे हड़प लिए, मेरे बिजनेस को तबाह कर दिया। मैं तुम पर भरोसा करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी और बेटा मुझसे दूर हो गए। एक दिन तुम्हें तुम्हारे लिए किए की सज़ा जरूर मिलेगी। दूसरे पत्र में लिखा था, अगर कल सुबह मैं जिंदा ना रहूं तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा होगी। उसने मुझे मेरी कंपनी से निकाल फेंका। उसने मेरे सबसे करीब दोस्त अमितेश को मेरे खिलाफ भड़काया और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सौरभ का सिर चकरा गया। क्या उसने जल्दी जल्दी और पत्रों को पलटना शुरू किया। एक तीसरे कागज में साफ लिखा था कि विक्रम कपूर ने आत्महत्या की थी, अपने ही बंगले में। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसका गला सूखने लगा। तभी उसने अपने पीछे एक हलचल महसूस हुई। सौरभ ने धीरे से सिर घुमाया। दरवाजे पर सुमित्रा देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही कोई घबराहट, बल्कि उनके चेहरे पर एक रहस्यमय शांति थी। तो तुमने आखिरकार देख ही लिया, उन्होंने कहा। उनका स्वर नर्म था, लेकिन उसमें एक ठंडापन था जो सौरभ की रीढ़ में सिहरन भर गया। सौरभ गुस्से से कांपते हुए बोला, तो यह शादी सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह बदला था। सुमित्रा देवी मुस्कुराई। बिल्कुल, लेकिन मेरे पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, सौरभ ने चीखते हुए कहा। सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ी। सच का सामना करना आसान नहीं होता सौरभ, उन्होंने कहा। तुम्हारे पिता ने मेरे पति को बर्बाद कर दी थी। उन्हीं ने विक्रम को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। झूठ, मेरे पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते। सुमित्रा देवी ने उसकी आंखों में सीधे देखा। बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने सोचते हो कि मैं निर्दोष नहीं हूँ। तो फिर सच क्या है, सौरभ ने गुस्से में कहा। सुमित्रा देवी ने धीमे से कहा, विक्रम ने आत्महत्या नहीं की थी, सौरभ ने उसे मारा गया था। सौरभ वह सन्न रह गया। क्या मतलब? और उसकी मौत की असली वजह सिर्फ मैं ही नहीं थी, तुम्हारे पिता भी थे। हवेली का बंद दरवाजा। सौरभ का सिर घूम गया। इसका सबूत कहाँ है? सुमित्रा देवी ने एक पल को सोचा, फिर धीरे से कहा, हवेली के दूसरे माले पर जो दरवाजा बंद है, उसके पीछे जो छिपा है, वह तुम्हें सच्चाई दिखा सकता है। सौरभ के रोंगटे खड़े हो गए। वह दरवाजा जहां हमेशा सीसीटीवी कैमरा निगरानी करता था, वहां कौन सा सच छिपा था? सौरभ अब सिर्फ एक मोहरा नहीं रह सकता था। हवेली के रहस्यों और सुमित्रा देवी के अतीत ने उसे पूरी तरह झकझोर दिया था। उसने यह समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक शादी का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश, लालच और बदले की कहानी थी। लेकिन वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने सबसे करीब दोस्त
कबीर शर्मा से मदद मांगी। कबीर एक खोजी पत्रकार था जिसने कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया था। तुम्हें सबूत चाहिए? कबीर ने गंभीरता से कहा, हाँ, और वह भी ठोस सबूत, सिर्फ हवेली के रहस्यमय कहानियां नहीं बल्कि असली प्रमाण जिसने सुमित्रा देवी को कानून के कटघरे में खड़ा की जा सके। सौरभ का स्वर दृढ़ था। सौरभ को और कबीर ने सुमित्रा देवी के बिजनेस रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, कानूनी दस्तावेज और हवेली के पुराने नौकरों से बातचीत शुरू की। उन्हें जल्द ही पता चला कि सुमित्रा देवी सिर्फ बदला लेने वाली महिला नहीं थी, वह एक माफिया क्वीन थी जिनका काला साम्राज्य देश के कई हिस्सों में फैला हुआ था। बैंक ट्रांजैक्शन, कई अज्ञात खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन, दो पुराने कर्मचारी हवेली के नौकरों और गार्ड्स के बीच फुसफुसाना रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब सौरभ को हवेली के दूसरे मालिक पर स्थित बंद कमरे की एक पुरानी चाबी मिली। उसने चुपके से रात के अंधेरे में उस दरवाजे को खोला। दरवाजे के अंदर एक सीक्रेट स्टडी रूम था जहां पुराने दस्तावेज, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग रखी हुई थी। दीवारों पर अखबारों की कतरें चिपकी थी जिनमें सुमित्रा देवी के पति विक्रम कपूर के रहस्यमय मौत का जिक्र था। लेकिन जो फाइल सौरभ को सबसे ज्यादा चौंका देने वाली थी लगी, उसमें उसके अमितेश मेहता का नाम था। मेरे पिता सौरभ के हाथ कांप गए। फाइल के मुताबिक विक्रम कपूर और अमितेश मेहता एक साथ एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो करोड़ों की जमीन से जुड़ा था। लेकिन जब अमितेश ने इस भ्रष्टाचार में शामिल होने से मना कर दिया तो वह एक रहस्यमय दुर्घटना में मारा गया। सौरभ के मन में आग लग गई। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, यह उसके पिता के हथियारों को बेनकाब करने की जंग थी। अब सौरभ और कबीर ने सबूत इकट्ठा कर लिए थे। वे सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे और सारी जानकारी दी। कमिश्नर पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब उसने हवेली के गुप्त कमरे से मिले दरवाजे को देखा तो उन्हें मामला समझ में आ गया। अगले ही दिन पुलिस ने हवेली पर छापा मारा। सुमित्रा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब उन्हें हथकड़ियों में जकड़ा गया, उन्होंने खतरनाक मुस्कान दी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? उनकी आंखों में नफरत जल रही थी। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें खुद ही तबाह कर दिया है। सौरभ ने जवाब दिया। उनका साम्राज्य ध्वस्त हो चुका था। हवेली को नीलाम कर दिया गया था। उनकी सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। लेकिन जब अधिकारियों ने सौरभ से पूछा कि क्या वह हवेली लेना चाहता है, उसने मना कर दिया। नहीं, यह हवेली सिर्फ अतीत के जख्मों की याद दिलाएगी। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, बिना किसी की छाया में। कुछ साल बाद सौरभ ने अपनी ज़िंदगी एक नए तरीके से जीना शुरू किया। उसने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक टेक कंपनी शुरू की। इसी दौरान उसने एक डॉक्टर अनन्या राव से शादी कर ली। अनन्या की सोच भी सौरभ जैसी ही थी, कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ने की। जब उनके बेटे आर्यन का जन्म हुआ तो सौरभ ने एक नई कसम खाई। अपने बेटे को वह जिंदगी देगा जो उससे छीन ली गई थी। अब वह सिर्फ अमितेश मेहता का बेटा या सुमित्रा देवी का पति नहीं था, वह अपनी खुद की पहचान बना चुका था। अतीत की काली छाया अब कभी भी उसके सपनों में आती थी, लेकिन अब वह डरता नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि न्याय की लड़ाई सिर्फ एक बार नहीं लड़ी जाती, बल्कि यह एक निरंतर संघर्ष है जिसे हर पीढ़ी को आगे बढ़ाना होता है। तो दर्शक बंधुओं, आज की यह रहस्यमय कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और फिर से मिलेंगे नए कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।